Dear students, I am Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JTP Government Girls College, Kota. Today we will study the remaining part of conservation of natural resources in the second part. तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को दो समूहों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो मेजर एनर्जी रिसोर्सेज जो है उनके अंतर्गत जो अनवीकरणीय संसाधन आते हैं, जिनसे कि ये तात्पर्य है कि इन संसाधनों को उपयोग में लाने के पश्चात पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रकृति में इनकी पुनर्स्थापना की जो गति होती है वो अत्यंत ही कम होती है और इस कारण से ये माना जाता है कि इन संसाधनों की प्रतिस्थापना नहीं हो सकती और इसके कारण इनकी समाप्ति होने पर इनके बिना ही रहने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो फॉसिल फ्यूल्स के हैं, जो एनर्जी रिसोर्स है बेसिक अपने, उनके अंतर्गत आता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोफ्यूल्स, बायोगैस और वुड। इसी प्रकार से जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी नवीकरणीय जो संसाधन हैं, यानी कि जो इस प्रकार में सारे के सारे जैविक संघटकों को शामिल किया गया है। तो ये जो जैविक घटक हैं, इनके उपयोग के पश्चात पुनः विकसित इन्हें किया जा सकता है, जैसे कि सोलर पावर है, हाइड्रो पावर है, विंड पावर है, टाइडल या ओशन थर्मल पावर है, जियो थर्मल पावर है। ये सारे के सारे इस प्रकार के रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तो यदि हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी के, तो उसके अंतर्गत ऑयल, नेचुरल गैस, कोल और न्यूक्लियर एनर्जी आती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो दो प्रकार के मेनली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज और सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज। प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत ऑयल, गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एंड सोलर एनर्जी आते हैं, जबकि सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत जो प्राइमरी रिसोर्सेज से डिराइव हुई हैं वो आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि जियोथर्मल पावर से भी हो सकती है, अन्य न्यूक्लियर एनर्जी से भी जो है प्राप्त करी जा सकती है। इसी प्रकार से फ्यूल्स जो है वो कोल से मिलते हैं हमें। तो ये सब के सब सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज माने जाते हैं। तो जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं मेन, ये दे आर रिमूव फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट। आप सब जानते हैं कि जो ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोल है, यूरेनियम है, वो हमें जो है धरती के क्रस्ट से मिलता है। तो ये डायग्राम एक ऐसा है जो कि आपको दिखा रहा है कि ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ से कि जो है ऑयल निकाला जाता है धरती के अंदर से। कोल भी यदि है तो उसे भी जो है कोल माइंस होती हैं, उन माइन से जो है कोल निकाला जाता है रॉ फॉर्म में। उसी प्रकार से यूरेनियम भी जो है अर्थ के क्रस्ट में ही मिलता है। तो ये सब जो है हम अर्थ क्रस्ट से ये सारे एनर्जी रिसोर्सेज डिराइव करते हैं। अब बात करते हैं हम फॉसिल फ्यूल्स की। तो फॉसिल फ्यूल्स जो है किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं हमें, ये जो है ओरिजिनेट हुए फ्रॉम द डीके ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, and they account for about 80% of the energy that is generated in the US। ये बात केवल US की ही नहीं है, अन्य देशों में भी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सब के सब डीके ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से प्राप्त हुई है। तो नेचुरल गैस है फॉसिल फ्यूल्स के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 70 से 80% मीथेन होता है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि ऑब्टेन होते हैं
पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन से, और कोल है मुख्यतः जो कि एक सॉलिड मिक्सचर है लार्ज मॉलिक्यूल्स विथ हाइड्रोजन एंड कार्बन रेशियो। अब क्या प्रॉब्लम है फॉसिल फ्यूल्स की कि ये नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत ये फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, क्योंकि इनके जो है जो प्रकृति में इनकी पुनर्स्थापना है इसकी गति बहुत ही कम होती है। जब अनेक मिलियन वर्ष लग जाते हैं कि जब डेड डिकेइंग मैटर जो है इसके अंदर परिवर्तित होते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। तो the impurities in fossil fuels are a major source of pollution, and burning of fossil fuels produce large amounts of CO2 and contributes to global warming. तो fossil fuels यूज़ करने में दो मुख्य जो है प्रकार की दिक्कतें हैं, और मुख्यतः ये है कि इसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके अलावा क्योंकि ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो ये जो है धीरे धीरे कर अर्थ के क्रस्ट से डिप्लीट होता चला जा रहा है, और ये माना जाता है कि बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी 21वीं सदी के अंत से पहले ही ये ख़त्म हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑयल, जो डिपॉजिट्स हैं क्रूड ऑयल के, ये जो है ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट में ट्रैप हुए हैं, और वहाँ जो है इनकी डीप डाउन ड्रिलिंग से इन्हें प्राप्त किया जाता है। तो क्रूड ऑयल जो है ये एक लिक्विड मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का, एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी इसके अंदर सम्मिलित हैं। सोर्सेज ऑफ ऑयल, जैसा कि आप जानते हैं कि जो अरब देश हैं वो बहुत ही रिच हैं ऑयल के अंदर। तो दे इंक्लूड देर आर 13 कंट्रीज़ जिसके अंदर 67% है टोटल वर्ल्ड रिजर्व्स का। उनमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अलास्का, साइबेरिया और मेक्सिको। उसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया एट्सेट्रा। अब जो बर्निंग ऑफ एनी फॉसिल फ्यूल, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड दस प्रमोट्स ग्लोबल वार्मिंग। Comparison of carbon dioxide that is emitted by fossil fuels and nuclear power, ये यदि किया गया, ये जो नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं, वो इन दोनों का कंपैरिजन है। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि फॉसिल फ्यूल्स बहुत उपयोगी हैं, परंतु इनके जो हम जब इसे यूज़ करते हैं तो इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है इसकी मात्रा को कंपेयर किया गया है न्यूक्लियर पावर से जो प्रदूषण फैलता है उससे। तो देखा जाए तो जैसे कि देख रहे हैं आप, ऑरेंज जो बार है, बार ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ है ये, तो इसके अंदर कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी से जो है 286% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। यदि सिंथेटिक ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल है तो ये इससे 150% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। कोल है तो 100%, ऑयल है तो 86%, नेचुरल गैस है तो 58%, और न्यूक्लियर पावर है तो सबसे कम 17% जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है। तो देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर डेफिनेटली इज़ अ बेटर ऑप्शन ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो हम देखें कि एडवांटेजेस क्या हैं फॉसिल फ्यूल्स के। तो देर इज़ एम्पल सप्लाई फॉर द नेक्स्ट 35 to 84 ईयर्स। ये जो आपको दिख रहा है चित्र, ये जो है 2001 की जो है यहाँ से अडेप्टेड है इस पब्लिशिंग एजेंसी से। तो अब आप क्योंकि 2021 में हैं तो आप उसके अनुसार इसको घटा सकते हैं इनफैक्ट। नेक्स्ट है लो कॉस्ट विथ ह्यूज सब्सिडीज। हाई नेट एनर्जी यील्ड, जो इसकी एनर्जी यील्ड है डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है
एक देश से दूसरे देश में, एक जगह से दूसरी जगह पर। परंतु इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि आपको हर 50 साल के अंदर अंदर इसके दूसरे सब्सटीट्यूट्स ढूंढने पड़ते हैं। आर्टिफिशियली लो प्राइस एनकरेजेस वेस्ट एंड डिस्करेजेस सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स। इसके जो एक्चुअल जो प्राइस है वो कम है दूसरी फ्यूल्स के कंपैरिजन में, तो इसका जो है दोहन अधिक होता है आजकल। और दूसरी बात ये है कि इसके ऑल्टरनेटिव्स खोजने में भी जो है एक शिथिलता बढ़ती जा रही है। एयर पोल्यूशन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और मॉडरेटली जो है वाटर को भी पोल्यूट करता है ये। तो कुछ एडवांटेजेस भी हैं फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करने के लिए और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब नेक्स्ट यदि हम नेचुरल गैस, जैसे कि हम एक फॉसिल फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, तो नेचुरल गैस जो है एक मिक्सचर है विच कंटेन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस नेचुरल गैस की जो मुख्य सोर्सेस हैं वो है रशिया एंड कज़ाकिस्तान, एंड लगभग 40% है वर्ल्ड सप्लाई का यहाँ पर। इसके अलावा ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, नाइजीरिया एंड वेनेजुएला, यहाँ पर भी अच्छे सोर्सेज पाए जाते हैं नेचुरल गैस के। नेचुरल गैस के जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि काफ़ी अच्छी सप्लाई रहेगी आगे आने वाले वर्षों में। लगभग ये माना जा रहा है कि 200 वर्ष तक पर्याप्त मात्रा में नेचुरल गैस उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा हाई नेट एनर्जी यील्ड, इसकी जो यील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है। कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर यदि पेट्रोल पे रनिंग है तो सबसे ज़्यादा खर्चा आता है, डीज़ल है तो थोड़ा सा कम आता है क्योंकि डीज़ल की वैल्यू पेट्रोल से कम है, और जो गैस पे रन कर रही हैं आजकल ऑटोमोबाइल्स वो जो है इन दोनों के फ्यूल्स के कंपैरिजन में और भी कम है, तो डेफिनेटली लो कॉस्ट है। देयर इज़ लेस ऑफ एयर पोल्यूशन एंड क्योंकि इसके अंदर लोअर CO2 एमिशन है, और इसका जो इम्पैक्ट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ये भी मॉडरेट है, और ये पाइपलाइंस द्वारा जो है इजीली ट्रांसपोर्टेबल है। तो इट ऑल्सो इट इज़ अ गुड फ्यूल फॉर गैस टर्बाइंस। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं, परंतु इसी के साथ ये डिसएडवांटेज डेफिनेटली है कि ठीक है कम मात्रा में CO2 रिलीज़ हो रही है इसके बर्निंग पर, परंतु हो तो रही है, विच डेफिनेटली कंट्रीब्यूट्स टू एयर पोल्यूशन। और जो लीक्स है मीथेन के वो जो है ग्रीन हाउस गैसेस में उसका उसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो जो है बढ़ जाती है उसकी मात्रा। जो इट इज़ शिप्ड अक्रॉस ओशंस एज हाईली एक्सप्लोसिव LNG। तो यदि शिप किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो बहुत बड़ा जो है पोल्यूशन का कारण और इसी के साथ साथ जान माल की हानि का भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। समटाइम्स बर्नड ऑफ एंड वेस्टेड एट वेल्स बिकॉज ऑफ लो प्राइस। कई बार जो है इसका प्रॉपर एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाता और इसकी वजह से जो है ये इसका जो है प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता है। तो when natural gas field is tapped, propane and butane are liquefied and removed as liquefied petroleum gas, जैसे कि हम LPG के नाम से जानते हैं। The rest of the gas is dried, cleaned and pumped into pressurized pipelines for distribution. Liquefied natural gas LNG can be shipped in refrigerated tanker ships. तो ये जो है चित्र दिखा रहा है, यदि आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि इतने बड़े बड़े जो है ये इसके कंटेनर्स होते हैं जिसमें कि जो है इसे शिप किया जाता है। अब आता है कोल। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोल जो है आफ्टर द प्लांट्स दैट डाई एंड दे अंडरवेंट केमिकल डिके, ये जो है एक
केमिकल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिसे कि पीट कहा जाता है। और कई वर्षों बाद ये थिक लेयर्स होते चले जाती हैं पीट के, और ये पीट जो है जियोलॉजिकल इवेंट्स द्वारा जो है कोल में कन्वर्ट हो जाता है एट ग्रेट प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स। तो ये जो है एक डायग्राम है जिसके अंदर कि आप देख सकते हैं कि रिमेन्स ऑफ मेराइन ऑर्गेनिजम्स दे collect on the sea floor, फिर partially decayed remains are buried under the layers of sediments. Kerogen forms in source of rocks, in rock sources. Then this kerogen is converted into hydrocarbons, and this migrates into reservoirs, rocks until they are trapped. और ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की ओर जो है किस प्रकार से यह हाइड्रोजन जो ऑयल एंड गैस है ये ऊपर की ओर जो है जाकर और एक्यूमुलेट होती है, एंड दैट इज़ बिकॉज दे आर ट्रैप्ड इन इम्पर्मिएबल कैप रॉक। तो जो ड्रिलिंग होती है ओशन फ्लोर के ऊपर भी, तो ये इस जगह तक जाकर जहाँ की ये कैप रॉक आप लेबल देख रहे हैं, यहाँ पर जाके जो है आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस मिलती है। अब जब हम बात कर रहे थे कोल की, तो वहाँ पर एंथ्रासाइट है, ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, ब्यूटिमिनस है, सब ब्यूटिमिनस है, एंड लिग्नाइट है। तो ये जो है अलग अलग क्वालिटीज़ हैं कोल के, जिसके अंदर की जो है जो एनर्जी कंटेंट है वो भी डिफ़र करता है, और कितना हार्ड है, कितना फिक्स्ड कार्बन इसके अंदर है, उसकी मात्रा भी जो है अलग अलग फॉर्म्स के अंदर डिफ़र करती है। अब जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि जो है इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल, और जो कंजम्पशन है इसका ये है 300 years एट करंट, मतलब इट कैन लास्ट फॉर अनदर 300 years एट द करंट कंजम्पशन रेट, और इसका हाई नेट एनर्जी यील्ड है। और जो डिसएडवांटेजेस हैं उसके अंदर है कि ये सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, इसलिए अच्छा नहीं माना जाता इसे, और ये मेजर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। और डेफिनेटली इसकी वजह से जो है, क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये एक मेजर थ्रेट भी है हेल्थ के लिए। फिर है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होती है, जिसके अंदर की जो है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन होता है चेन रिएक्शन द्वारा, और इससे जो है वाटर जो है हीट होता है, एंड दिस हाई प्रेशर जो हीटिंग ऑफ वाटर से प्रोड्यूस हुआ है, इट प्रोड्यूसेस स्टीम, और ये स्टीम जो है टर्बाइंस को टर्न करती है, विच जनरेट these turbines when they turn they generate electricity। तो ये जो है जो फिशन चेन रिएक्शन है ये यहाँ पर इस चित्र में दर्शाया हुआ है कि किस प्रकार से जो है यूरेनियम हो या प्लूटोनियम हो, इनके जो है न्यूट्रॉन्स स्प्लिट, they split the neutrons split the nuclei of atoms of uranium and plutonium, and thus they release energy which we get in the form of nuclear energy। अब इसका सबसे बड़ा जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट जो प्लूटोनियम और यूरेनियम जो यूज़ होता है वो डेफिनेटली एक समय बाद जो है उसके अंदर जो एनर्जी का जो फॉर्मेशन है वो कम होता जाता है, तो इसलिए उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। परंतु जो वेस्ट प्लूटोनियम और यूरेनियम जो निकला है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स से, वो एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है रेडियो एक्टिव वेस्ट का, क्योंकि इसके अंदर लो लेवल रेडिएशन फिर भी मौजूद रहता है। और ये जो है 1940 से 1970 तक ये ज़्यादातर इसका ये जो वेस्ट था ये ओशंस के अंदर जो है डंप किया गया, और आज जो है ये लैंडफिल्स के अंदर डिपॉजिट किया जाता है। परंतु फिर भी जो है ये काफ़ी हाई लेवल ऑफ रेडिएशन देता है। तो अभी तक जो है कोई भी एक सेफ़ मेथड डिवाइस नहीं किया गया है इसके स्टोरेज के लिए। तो
इफ़ इट इज़ बरीड डीप अंडरग्राउंड तो अर्थक्वेक के दौरान और ग्राउंड वाटर इन दोनों को जो है ये अफेक्ट करेगा। और इफ़ इट इज़ शॉर्ट इन द स्पेस, ये भी सोचा गया कि भाई इसको स्पेस में यदि डाल दिया जाए तो जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी, और अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो फिर जो है बहुत बड़ा एरिया भी अफेक्ट हो जाएगा। इफ़ इट इज़ बरीड इन अंडर द एंटार्क्टिक आइस शीट, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये नहीं पता है कि ये एंटार्क्टिका में जो आइस शीट है वो कितने समय तक रहेगी, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत जल्दी जो है ये आइसबर्ग्स पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो यदि हम ये रेडियो एक्टिव वेस्ट उस शीट के अंडर भी रखते हैं तो कितने समय तक सेफली वहाँ पे स्टोर किए जा सकते हैं या रखे जा सकते हैं। तो इसलिए जो है अभी तक किसी भी प्रॉपर एक सेफ स्टोरेज का वो आइडिया नहीं आ पाया है। रिप्रोसेस यदि देखें तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर द यूरेनियम रन्स आउट, एक्यूमुलेटिंग फिशन प्रोडक्ट्स हिंडर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। इसलिए इसका रिन्यूएबल ज़रूरी है। यदि हम कहें कि नहीं उसी को ही हम यूज़ करते रहें दोबारा से, कोई बात नहीं यदि एनर्जी कम भी जनरेट हो रही है तो, परंतु ऐसा नहीं होता। कुछ पार्ट तो हमको डेफिनेटली हर ईयर रिन्यू करना ही पड़ता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। इसी प्रकार से प्लूटोनियम का भी है कि दो क्लीन्ड प्लूटोनियम कैन बी यूज्ड इन अ डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्टर, बट येट जो न्यूक्लियर वेस्ट है प्लूटोनियम का, ये जो है इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द फिशन प्रोडक्ट्स एज वेल एज यूरेनियम। तो एडवांटेजेस जो हैं, लार्ज फ्यूल सप्लाई है, लो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, और बहुत कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है इन कंपैरिजन टू कोल, मॉडरेट लैंड डिस्ट्रप्शन है और वाटर पोल्यूशन भी कम है अगर एक्सीडेंट्स ना हो तो, और लोअर रिस्क ऑफ एक्सीडेंट क्योंकि मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर उपस्थित होते हैं। परंतु फिर भी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि बहुत हाई कॉस्ट से एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है, लो नेट एनर्जी यील्ड है, उसके कंपैरिजन में जो एनर्जी यील्ड है वो काफ़ी कम होती है। इसका हाई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है जब एक मेजर एक्सीडेंट कॉज होता है। आप सब जानते हैं कैटास्ट्रोफिक एक्सीडेंट चेरनोबिल के बारे में जो रशिया में हुआ था, तो उसका जो रेडिएशन है वो कहते हैं आज तक जो है उस वहाँ के एटमॉस्फेयर में उपस्थित है, और वहाँ की जो है कई जनरेशन्स अफेक्ट होंगी इस रेडियो एक्टिव एमिशन की वजह से। No acceptable solution for long-term storage of radioactive wastes, or spreads knowledge and technology for building nuclear weapons. Definitely न्यूक्लियर एनर्जी आई है तब से न्यूक्लियर वेपन्स, एटम बम का जो है बहुत ज़्यादा, न्यूक्लियर एटमिक बम का बहुत ज़्यादा प्रकोप फैल गया है पूरे विश्व भर में। तो हर चीज़ जो है एक जो एडवांटेज लेके आती है उसके साथ डेफिनेटली उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो ज़रूरत है कि हम इन सब चीज़ों को जो है प्रॉपरली वे करें, और जिसमें ज़्यादा एडवांटेज हो और कम डिसएडवांटेज हो उसको जो है उन चीज़ों को डेफिनेटली यूज़ तो करें, पर फिर भी समय के साथ साथ, क्योंकि यदि वो ख़त्म होने वाली हैं तो उनको उनका जो यूज़ है उसे थोड़ा सा कम करें, रीयूज़ करें, रीसाइकिल करें, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करें हम, and definitely we should save energy. So thank you very much.